आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। इससे पहले हम साइंस का 2 टेस्ट का डिस्कशन करा चुके हैं और जिस हिसाब से आप लाइक कर रहे हैं हमारे वीडियो को, तो इसमें हमको और उत्साह मिल रहा है और हम प्रयास करेंगे कि बेहतरीन से बेहतरीन आपको डिस्कशन दिया जा सके और जितना ज़्यादा हो सके इस क्वेश्चन के जो सेट्स हैं, जो क्वेश्चन का हम डिस्कशन करा रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो ताकि आप एग्जाम में और अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट बिना किए हम लोग आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का भी क्वेश्चन कल की तरह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेशेंस से देखिए वीडियो को, क्योंकि पढ़ाई जो होता है वो धैर्य के साथ ही होता है। तो जब तक आप धैर्य नहीं रखिएगा और वीडियो आधा अधूरा देख करके छोड़ दीजिएगा तो शुरुआत के क्वेश्चन जितने अच्छे हैं अंत के भी क्वेश्चंस उतने ही अच्छे हैं और एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट भी है। तो ये नहीं कि शुरू का 2-4 क्वेश्चन देख लिए उसके बाद फिर आप बाकी का क्वेश्चन छोड़ दीजिए, तो ऐसा आपके मन की तैयारी के हिसाब से वो सही नहीं है। तो हम आपसे बस यही कहते हैं कि पेशेंस रख के, धैर्य रख करके आप वीडियोस को वॉच कीजिए, क्वेश्चंस को समझिए और जहां पर कहीं दिक्कत होता है कमेंट जरूर कीजिए कि सर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, वहाँ नहीं समझ में आ रहा है। अगला जब हम वीडियो टेस्ट कर डालेंगे तो उसमें आपके जो कमेंट्स हैं और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम जरूर क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक हम बताते हैं कि हम लोग को एक हौसला देता है दुगने उत्साह से काम करने का। तो ठीक है, क्वेश्चन आज का स्टार्ट, रेडी। पहला क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल ग्रुप डी में पूछेगा भी, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक कार 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करती है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। इस समय का मतलब क्या हो गया? 5 सेकंड में दूरी ज्ञात करना है। देखिए अब गति का 3 समीकरण आप सबको याद है। तीनों समीकरण होता तो 4 है, लेकिन अभी हम 3 ही बता रहे हैं। पहला जो समीकरण है वह है आपका v = u + at। ये पहला समीकरण। देखिए समीकरण बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए, है ना, क्योंकि समीकरण अगर नहीं याद रहा तो फिर दिक्कत है, फिर न्यूमेरिकल बनेगा ही नहीं। दूसरा जो है वो है b² = u² + 2as। और तीसरा जो समीकरण है वह है s = ut + ½ at²। अब आप इसको किसी भी क्रम में याद रखिए, इससे मतलब नहीं है, लेकिन याद जरूर रहना चाहिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको निकालनी है दूरी। तो देखिए अक्सर आप लोग हमसे पूछते हैं कि सर कौन सा फॉर्मूला कहाँ उपयोग करें, पता नहीं चलता है। तो देखिए आज वो भी बता देते हैं कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगता है। सबसे पहले देखिए कि आपको तय की गई दूरी निकालनी है, तो आइदर दूरी कौन सा है, या तो फॉर्मूला नंबर 2 में s दूरी या विस्थापन होता तो विस्थापन ही है, लेकिन जब वस्तु सीधी रेखा में चलती है ना तो दूरी और विस्थापन बराबर होता है। याद रखिए जब वस्तु सीधी रेखा में चलेगी तो दूरी और विस्थापन बराबर होगा। नंबर 1 बात, अगर आपको ये क्वेश्चन दे दिया कि b² = u² + 2as, मान लो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कहे कि b² = u² + 2as में s है। अब ऑप्शन नंबर ए दे दे मान लो दूरी है, ऑप्शन नंबर बी दे दे विस्थापन है, सी नंबर दे दे औसत विस्थापन है, डी नंबर दे दे औसत दूरी है। याद रखिएगा एस यहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है, एस होता है विस्थापन, तो यहां पर एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और सीधी रेखा में दूरी और विस्थापन बराबर होगा, यह बात बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो या तो हम फॉर्मूला नंबर 2 यूज कर सकते हैं या फॉर्मूला नंबर 3 यूज कर सकते हैं। अब दिया हुआ क्या क्या है यह भी देख लीजिए। दिया हुआ जो जो चीज है उसको देखते हैं। पहले 5 सेकंड समय दिया हुआ है, इसका मतलब ये आपको टी दिया हुआ है। 5 से 10 का वेग प्राप्त हो गया तो ये प्रारंभिक हो गया और ये अंतिम वेग हो गया। एक u हो गया, एक v हो गया। अब आपको u मालूम है, v मालूम है, t मालूम है और निकालना है आपको क्या चीज? दूरी। तो देखिए अगर इस फॉर्मूला का यूज करते हैं u भी तो मालूम है लेकिन a नहीं मालूम है, और इस फॉर्मूला में भी u मालूम है, t मालूम है, लेकिन a नहीं मालूम है। तो कहने का मतलब है कि पहला फॉर्मूला a निकालने का यानी त्वरण निकालने का होगा। अब त्वरण निकालने के लिए पहला फॉर्मूला देखते हैं। b मालूम है, u मालूम है, t मालूम है, a निकल जाएगा। चलिए तो देखिए a बराबर क्या हो जाएगा? b - u/t।
टी। यहां पर अंतिम वेग कितना है, देखिए v है कितना 10, प्रारंभिक वेग कितना है 5 और समय कितना है 5। तो ये हो गया आपका कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया त्वरण। अब कोई भी फॉर्मूला, आप फॉर्मूला नंबर 2 लगा दीजिए, फॉर्मूला नंबर 3 लगा दीजिए, किसी को भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वी स्क्वायर, अब इसी को थोड़ा सा एक स्टेप कम ऐसे ही पूरा लिख देता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब निकालना क्या है s, तो s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और बट्टा क्या पुट करेंगे 2, फॉर्मूला क्या है 2a, यहां पर पुट कर देंगे। अब बाकी आपका काम है कैलकुलेशन करना, 10 का स्क्वायर 100 माइनस u का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर और बट्टा 2 और एक्सेलरेशन का मान है 1। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 100 और 25 घट गया 75 बचा, 75 बटा 2 यानी 37.5 मीटर, और आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर से देख लीजिए, 5 सेकंड में 5 से 10 गया, वेग हो गया, इसका निकालना है तय की गई दूरी। सिंपल सा क्वेश्चन है, हल्का सा न्यूमेरिकल है, छोटा न्यूमेरिकल है। गति का ये 3 समीकरण याद रखिए, v बराबर u प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें आपको s निकालना था, लेकिन s तभी निकलेगा जब a निकलेगा, और a निकालने के लिए दिए गए डाटा से पहला वाला यूज कर लेंगे। बोलिए बात समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया, देख लीजिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, और 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। हीलियम परमाणु हाइड्रोजन अणु से 2 गुना, देखिए हीलियम परमाणु हाइड्रोजन अणु से 2 गुना भारी है। क्या पहले ये सोचो ये कथन सत्य है कि नहीं? बिल्कुल सही है। हीलियम होता है एक परमाणविक गैस, मोनो एटॉमिक। एक परमाणविक मतलब जिस गैस का अणु एक परमाणु से बना है उसको मोनो एटॉमिक यानी एक परमाणविक कहेंगे। 2 से बना होगा तो द्विपरमाणविक, 3 से बना होगा तो त्रिपरमाणविक। तो हीलियम जो होता है, हीलियम जो होता है ये होता है आपका क्या चीज, हीलियम होता है आपका एक परमाणविक। तो एक परमाणविक हो गया, तो यहां पर देखिए इसका परमाणु यानी इसका अगर हम कहें अनुभार कितना होगा, तो अनुभार हो जाएगा आपका 4। हीलियम का आपको याद भी होगा, और नहीं तो ऐसे देख लीजिए 2 4। हालांकि ये द्रव्यमान संख्या होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या लगभग परमाणु भार के बराबर ही होता है। लगभग हम ये नहीं बोल रहे कि दोनों एक ही चीज है, लेकिन लगभग बराबर होता है। तो चलिए ये 4 है, इसके हीलियम का हो गया। अब आइए हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन क्या होता है H2, और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना 1 होता है। तो देखिए ये 1 होता है, और कितने हैं इसके परमाणु 2, तो इसका अनुभार हो गया 2। हीलियम का हो गया 4 अनुभार, हाइड्रोजन का हो गया 2। अब पूछ रहा है कि औसत गतिज ऊर्जा कितनी होगी। 298 केल्विन पर हीलियम परमाणु की औसत गतिज ऊर्जा हाइड्रोजन अणु से 2 गुना है, बराबर है, 4 गुना है, या हाइड्रोजन अणु के आधा गुना। तो अब यहां पर गतिज ऊर्जा का जो बात कर रहा है, तो यहां गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv² के फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा, याद रखिएगा। यहां पर हाफ mv² का फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पर कहीं आपको वेलोसिटी का कोई चर्चा ही नहीं है। तो आपको इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और वो है कि एक अणु गैस का, देख लीजिए और लिख भी लीजिए, एक अणु का, गैस के एक अणु का कर देते हैं, गैस के एक अणु का गतिज ऊर्जा, गैस के एक अणु का गतिज ऊर्जा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। गैस के एक अणु का गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, 3/2 RT, सॉरी 3/2 R नहीं होगा, 3/2 K, 3/2 KT।
3/2 KT। अब ये K क्या है यहां पर, तो कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट का एक नाम भी है, याद रखिएगा। ये K एक कांस्टेंट है भैया और इस कांस्टेंट का एक नाम भी है और इसको कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो इसका एक नाम भी है। अब देखिए यहां से स्पष्ट पता चल रहा है कि गतिज ऊर्जा केवल टेम्परेचर पे निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, केवल टेम्परेचर पे। तो हीलियम परमाणु हाइड्रोजन अणु से दोगुना भारी है, 298 केल्विन पर हीलियम परमाणु की औसत गतिज ऊर्जा का क्या होना है। तो यहां पर 298 केल्विन, यानी कि दोनों केस में टेम्परेचर तो सेम ही है। यह स्पष्ट बात है कि हाइड्रोजन का नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये 298 पर ही तो कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए बोल रहा है। इसको अनुभार से कोई मतलब नहीं है। किसको, गतिज ऊर्जा को। गैस के अणु की गतिज ऊर्जा को, गैस के अणु की, ध्यान से सुनिएगा, गैस के अणु का गतिज ऊर्जा 3/2 KT से ज्ञात होता है। इसमें कहीं पर गैस के अनुभार का कोई रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तापमान पर निर्भर करता है और इसीलिए यहां पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का तो 298 केल्विन पर ही निकालना है और अणुभार और परमाणु भार वाला कोई टर्म है ही नहीं, इसलिए आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन अणु के बराबर। बात क्लियर हो गया। तो ये एक देखिए, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन ऐसे भी एक पूछता है, अक्सर देखिएगा क्वेश्चन आपको मिलेगा, कभी आप सेट बनाए होंगे। तो किसी गैस की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, किसी गैस की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, आंसर होगा तापमान पर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसी गैस की गतिज ऊर्जा, आप नोट कर सकते हैं इस चीज को। और ये फॉर्मूला तो अब आप याद ही रखिए। देखिए जैसे गैस के एक अणु का गतिज ऊर्जा होता है, उसी प्रकार कभी कभी क्या करता है ना, गैस के एक मोल का भी गतिज ऊर्जा पूछ देता है। तो गैस के एक मोल का हम लोग कौन सा गतिज ऊर्जा कहते हैं, औसत, एवरेज। गैस के एक मोल का औसत गतिज ऊर्जा, और इसको जब निकालिएगा तो ये होता है 3/2 RT, 3/2 RT। ध्यान से देख लीजिए, एक मोल का औसत गतिज ऊर्जा 3/2 RT होगा। R हो गया गैस नियतांक, T हो गया तापमान। चलिए काम बन गया। हीलियम परमाणु हाइड्रोजन अणु से दोगुना भारी है, 298 पर कितना था, दोनों का बराबर हो गया। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है, इंफॉर्मेटिव लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं सर अच्छा बता रहे हैं, डिस्कशन अच्छा करा रहे हैं और हम लोग को एग्जाम में बहुत फायदा होगा, तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और लाइक तो आप जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक हमको डबल एनर्जी देगा क्वेश्चंस को और शानदार तरीके से बताने में। चलिए तो फिर बात करते हैं अगला क्वेश्चन का, और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। अच्छा, ये भी एक न्यूमेरिकल है। कहता है क्वेश्चन की एक ट्रक किनारे से फिसलकर 0.8 सेकंड में जमीन पर गिर जाता है, किनारा जमीन से कितना ऊंचा है। कहता है कि एक ट्रक जो है किनारे से फिसलकर 0.8 सेकंड, देखें ना हाईवे वगैरह होता है तो रोड जो होता है उसके दोनों किनारे गड्ढा बना रहता है। मान लो किसी दुर्घटनावश ऐसा इत्तेफाक हो गया कि एक ट्रक नीचे गिर गया और 0.8 सेकंड में वो पहुंच गया कहां पर, जमीन पर। तो आपको ये बताना है कितना ऊंचा होगा, है ना। तो एक बार फिर से गति का समीकरण ही आपको काम देने वाला है, क्योंकि आपको दिया हुआ है 0.8 सेकंड जो कि आपका टाइम है, और जब गिरा तो उस समय इसकी जो प्रारंभिक वेग, मान लो कि वो खड़ा ही था या सपोज कर लो क्षैतिज चल भी रहा होगा, एक बात का मतलब, लेकिन जब वो पलट के नीचे गिरेगा तो स्टार्टिंग में वर्टिकल यानी उदग्र दिशा में, ध्यान रखना अगर कोई वस्तु क्षैतिज चलते रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई, ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए इस बात को, कि अगर कोई वस्तु क्षैतिज चलती है, चल रही है, तो उसका वर्टिकल में, वर्टिकल का मतलब होता है उदग्र में, उसका वेग होता है 0। कितना होता है वेग, इस डायरेक्शन में। अगर मान लो इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी v है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होगा। अब तो ट्रक चल रहा होगा तो रोड पर चल रहा होगा, ट्रक चल रहा है तो रोड पर चल रहा है, हॉरिजॉन्टल चल रहा है, तो वर्टिकल वेलोसिटी कितना है इसका 0, यानी प्रारंभिक वेग है 0।
अब निकालना है आपको कितना ऊंचाई पर है, यानी ये निकालना है s। अब फॉर्मूला आप सिंपल वाला यूज कर लीजिए, s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब देखिए प्रारंभिक वेग तो 0 है, तो ये तो खत्म हो गया, ये टर्म आपका खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ? क्योंकि इस डायरेक्शन में प्रारंभिक वेग कितना है? 0, बच गया हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये हाफ और g का वैल्यू कितना दिया है? बोला 10। लेकिन याद रखना गति का समीकरण में g का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है। अब ये आप लोग कहीं कहीं कुछ भी पढ़े हो, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक बात जानिए कि आप जब फिजिक्स बनाते हैं ना, या फिजिक्स के सवालों को बनाते हैं, मैथ्स कभी मत छोड़िए, क्योंकि मैथ्स को कहा जाता है फिजिक्स का भाषा। जिसका मैथ्स अच्छा हो गया उसका फिजिक्स भी अच्छा हो जाएगा। और मैथ्स में बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है आपके पास कि ये ओरिजिन है तो नीचे होता है माइनस और ऊपर होता है प्लस। ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। अब जब कोई वस्तु को आप स्टार्ट मानते हैं तो कहां मानते हैं, या कहां रखी गई थी, या कहां पर वो होगी, तो आप उसको मानते हैं ओरिजिन पे। मान लीजिए आपने ओरिजिन पे मान लिया यहां पर, और यहां से पृथ्वी किसी भी वस्तु को हमेशा याद रखना नीचे खींचती है। वस्तु ऊपर जाए तो भी नीचे खींचेगा, नीचे आए तो भी नीचे खींचेगा, इसलिए जी हमेशा हमेशा माइनस होता है। कंसेप्ट बिल्कुल स्पष्ट रखिए, कहीं कंसेप्ट में कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। जी का मान हमेशा माइनस, जो चीज नीचे दिखे वो माइनस, जो चीज ऊपर हो वो प्लस। गति के समीकरण में सवाल बनाते समय माइनस का कंसेप्ट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि माइनस का मतलब होता है नीचे, प्लस का मतलब होता है ऊपर। अब वस्तु को आप ऊपर फेंक दीजिए तो भी तो पृथ्वी उसको नीचे खींचेगा, और ऊपर से नीचे गिरा दीजिए या फेंक दीजिए तो भी बस पृथ्वी उसको नीचे ही खींचेगा। पृथ्वी कभी ऊपर नहीं खींचता है, पृथ्वी कभी उसको ऊपर नहीं धकेलता है। तो जी का मान तो पॉजिटिव होने का सवाल ही नहीं है यार। अब देखिए, तो जी का मान नेगेटिव हो गया, और टाइम की वैल्यू आपको दी हुई है 0.8 का स्क्वायर, तो 0.8 का स्क्वायर आप कर दीजिए, और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। देख लीजिए एक बार, हाफ इंटू यहां पर माइनस को आगे ले गए 10 इंटू 0.8 इंटू 0.8। अब देखो एक पॉइंट से एक जीरो कट गया, एक पॉइंट से एक जीरो कट गया। अब क्या हो गया? 2 और 2 चौके 8, और 4 गुना 0.8 यानी ये हो गया 3.2 मीटर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। लेकिन ये आंसर किस में आएगा? माइनस में। अब बोलिएगा सर ये माइनस आया तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे माइनस आया इसका मतलब ये हुआ कि ट्रक वहां से नीचे गिरी है, और हम बोल रहे हैं कि नीचे क्या होता है? माइनस। जब नीचे माइनस होता है, ट्रक नीचे गिरी है, तभी ना माइनस आया। -3.2 का मतलब हुआ कि ट्रक नीचे गिरी। अगर प्लस आता इसका मतलब ट्रक ऊपर चल जाता, ऐसा तो होना नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3.2। चलिए ऑप्शन में नहीं देगा प्लस माइनस, ये तो आपका सेंस है ना कि हम नीचे को माइनस मानते हैं, ऊपर को प्लस मानते हैं। ये आपका सेंस है, मैथ्स का कंसेप्ट है, बहुत जरूरी कंसेप्ट है, ध्यान से इस चीज को समझ लीजिए। क्वेश्चन भी एवरेज लेवल का ठीक ठाक है, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है ये सब। चलिए अब आ जाते हैं, अगर मान लीजिए कि लग रहा होगा कि सर जल्दी जल्दी मिटा देते हैं, तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए। यूट्यूब में ये बड़ा अच्छा फायदा होता है आप लोग के लिए कि आप आराम से कहीं भी वीडियो को रोक करके कुछ भी नोट डाउन कर सकते हैं, तो इसका लाभ जरूर उठा लीजिए। और ये आप लोग के लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस है कि एग्जाम्स बहुत माने कि इतना नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है और आप उसका अभी तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार पूरा एनर्जी से लग जाइए इस एग्जाम की तैयारी में। देखिए हम इस चैनल के माध्यम से आपको किसी प्रकार का कोई भी एंटरटेनमेंट देने का प्रयास नहीं कर रहे, हमारा सिर्फ एक ही इंटेंशन है, और वो इंटेंशन ये है कि आपका एग्जाम्स का तैयारी ज्यादा से ज्यादा अच्छा कराया जा सके। ये बात सही है कि हमको आने में थोड़ा सा चैनल पर देर हुआ, लेकिन फिर भी अभी भी मेरे पास इतना समय बचा हुआ है कि हम आपका सही से तैयारी करवा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो। ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखिए, कहीं पर कोई मतलब कि मिसकंसेप्शन आपसे अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम बहुत ज्यादा दूर नहीं है। पेशेंटली वीडियो को वॉच कीजिए, एक एक क्वेश्चन को अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए, और फिर से बोल रहे हैं जहां दिक्कत हो वहां पर आप इसको कमेंट में जरूर डालिए कि सर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, अगले बार वीडियो में उसको डालिएगा।
कमेंट हम पढ़ते हैं और हम अपने बाकी जो कलीग्स हैं उनको भी बोलते हैं कि अगर ऐसा कुछ कमेंट लगता है जिसमें बच्चे को किसी तरह की दिक्कत हो रही है समझने में, तो वो हमको जरूर इंफॉर्मेशन दे, हम अगले वीडियो में उसको जरूर क्लियर करेंगे। चलिए ठीक है, आप लोग सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, है ना, वीडियो लाइक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना, हम बहुत खुश हैं इस चीज से। और चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब आइए, क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 4 नंबर। अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वायु दाब बनाती है। क्वेश्चन नंबर है 4 कि वायु दाब बनाती है। ऑप्शन नंबर ए है नीचे की ओर, ऊपर की ओर, सभी दिशाओं में, कहीं नहीं। अब एक देखिए, सबसे पहला वायु दाब यानी एयर प्रेशर होता क्यों है? तो एयर प्रेशर का सबसे बड़ा कारण होता है, अगर वायुमंडल की हवा की बात करते हैं तो वायु का अपना एक वजन होता है। अब बोलिएगा वायु का भी वजन होता है, बिल्कुल सही है, वायु का एक वजन होता है। आपको पिछले क्लास में बताए थे कि 1 मोल वायु का वजन 29 ग्राम होता है। वीडियो में देखिएगा, पहला वाला वीडियो में डाले हुए हैं, उसमें भी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, दूसरा वाला में भी अच्छा है। अभी जितना क्वेश्चन ला रहे हैं सब बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन ला रहे हैं, आप इसको ध्यान से सुनिए, समझिए और जहां दिक्कत हो वहां बताइए। तो कहता है क्वेश्चन की, अच्छा हाँ, तो ये बात कहां कर रहे थे, वायु का। तो वायु के 1 मोल का वजन जो होता है ना वो 29 ग्राम होता है। और ये 29 ग्राम जो वजन होता है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स तो आप जानते हो, गुरुत्वाकर्षण बल हर वस्तु पर लगता है, हवा पर भी लगेगा, और वो एक फोर्स लगाएगा। वो जब फोर्स लगाएगा और यूनिट एरिया पर, इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगेगा, वायु का भार होता है, वजन होता है, द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान के कारण पृथ्वी जब उस पर बल लगाई तो वो बल भार कहलाया या उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहो। ध्यान से सुनो, वायु का अपना कुछ द्रव्यमान है, 1 मोल का द्रव्यमान 29 ग्राम है, बहुत सारा हवा है और सबका कुछ न कुछ द्रव्यमान है। और पृथ्वी जब इस मास पर, मतलब वायु द्रव्यमान पर जब बल लगाएगी तो उसी बल को तो भाई भार कहते हैं ना। और भार ग्रह के द्वारा या पृथ्वी के द्वारा लगाया गया भार ही ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल है। तो सीधा सीधी वायु दाब का कारण अगर कोई पूछे तो हम कहते हैं उसको गुरुत्वाकर्षण बल है, सिंपल सा बात है। अब दाब जो होता है क्या होता है, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। तो एक बात तो समझ में आ गया कि वायु दाब जो होता है वो वायु के वजन के कारण होता है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, या कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। क्योंकि आपको एक बात मालूम है कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया। अगर प्रेशर कोई चीज लगा रही है तो वहां पर फोर्स होगा तभी ना। एरिया तो ठीक है, मान लो ये एरिया है, ये एरिया है हमारे पास, लेकिन फोर्स भी तो चाहिए। और फोर्स कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो ठीक है, यहां तक तो आपको बात समझ में आ गया। अब ये वायु दाब लगता किधर की ओर है, तो एक बात याद रखिए, पास्कल का नियम याद कीजिए कि बंद द्रव में किसी भी बिंदु पर लगाया गया दाब पूरे द्रव में समान परिमाण में संचरित हो जाता है। बंद द्रव में किसी भी बिंदु पर लगाओ गया दाब पूरे द्रव में समान परिमाण में संचरित हो जाता है। उसी प्रकार से एरिया इधर भी है, एरिया इधर भी है, एरिया इधर भी है, इधर भी है, सब जगह एरिया। और इन एरियाज पर एयर का फोर्स लगता है, मतलब पृथ्वी का फोर्स लगता है, जिसके कारण प्रेशर होता है। हाँ, ये सही है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा। अब मान लीजिए कि ये अर्थ है, ध्यान से देखो, अब ये हाइट h1 है और मान लो ये हाइट h2 है, और ये मान लो हाइट, और ये मान लेते हैं कि हाइट जो है वो आपका h3 है, ऐसे मान लीजिए। अब जब हम इस जगह पर प्रेशर की बात करें यहां पर, तो यहां पर ये पूरा एयर लगा रहा होगा इस पर वजन इकाई क्षेत्रफल पर। लेकिन जब हम H2 पर आते हैं तो ये वजन लगता है, तो देखिए हवा की मात्रा कम हो गई तो ऊपर जाने पर दाब भी कम हो गया। अब यहां पर आ गए तो हवा का इतना ही वजन लगेगा इस एरिया पर, तो देखिए और मात्रा कम हो गई, दाब और कम हो गया। ऊपर जाने पर दाब घटते जाता है। लेकिन देखिए दाब तो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, सब जगह। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो जानते हो कि पूरे यूनिवर्स में उपस्थित है। अर्थ के द्वारा भी ग्रेविटेशनल फोर्स हर वस्तु पर लगता है, हर जगह के एयर मॉलिक्यूल्स पर लगेगा। एयर मॉलिक्यूल तीनों डायमेंशन में मूव करता है और हर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ही लगेगा। इसलिए आंसर हो जाएगा वायु दाब बनाती है किधर की ओर, तो आंसर देंगे सभी दिशाओं में। याद रखना,
वायु दाब बनाती है। अगर ये भी क्वेश्चन पूछ दे कि बर्तन में कोई गैस भरी है या बर्तन में कोई द्रव भरा है, तो द्रव लगाएगा दाब या बर्तन में भरी गैस लगाएगी दाब, किस दिशा में, तली की ओर, किनारे की दीवारों पर, ऊपर पर। तो जितना लिक्विड जिस जिस जगह पर कांटेक्ट में है सब जगह वो प्रेशर लगाएगा ही लगाएगा। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था। वायु दाब बनाती है किधर की ओर? आंसर हो जाएगा सभी दिशाओं में। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा? क्वेश्चन नंबर आ गया 5 नंबर कहता है कि एक तरंग के गर्त की गहराई को कहा जाता है। अब एक तरंग है तो तरंग किसको कहते हैं? वेव होता है तरंग, है ना। और तरंग जो होता है वो मान लो समय के सापेक्ष ऐसे मूव कर रहा है, तो ये हमारा वेव होता है। अब ये जो वेव होता है तो इसमें पूछ रहा है कि अच्छा गर्त किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा जो अधिकतम विस्थापन पॉजिटिव एक्सिस में हो गया उसको हम कहते हैं, ये मान लो ये पॉइंट, कलर चेंज कर देते हैं इसका थोड़ा। हाँ, अब देखो ये जो पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं श्रिंग, इंग्लिश में इसको कहते हैं क्रेस्ट। और ये जो पॉइंट होता है ना जो नेगेटिव में मैक्सिमम होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? इसको हम लोग कहते हैं गर्त, और इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रफ। तो ये क्या होता है? ये होता है क्रेस्ट इंग्लिश में, और ये गर्त जो होता है इसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रफ। ध्यान से देखना। तो श्रिंग और गर्त क्या होता है? तो श्रिंग हो गया अधिकतम विस्थापन, गर्त हो गया न्यूनतम, माने कि विपरीत दिशा में या नेगेटिव दिशा में कहिए अधिकतम जो विस्थापन हुआ वो गर्त हो गया। दोनों अधिकतम विस्थापन ही है, ये भी अधिकतम विस्थापन है, ये भी अधिकतम विस्थापन। और ये जो अधिकतम विस्थापन होता है ना, इसी अधिकतम विस्थापन को कहा जाता है एम्पलीट्यूड, यानी कि आयाम। तो यहां पर आयाम ये है और यहां पर आयाम ये है। अब अंतर सिर्फ इतना है कि अगर हम इसको पॉजिटिव ए कहेंगे तो इसको नेगेटिव ए कहेंगे। मतलब अगर इस दिशा में ये मान लो माध्य बिंदु है, यहां से ऊपर प्लस है और यहां से इतना ही नीचे माइनस है। जितना विस्थापन इधर होगा ऊपर की ओर, उतना ही विस्थापन नीचे की ओर होगा। तो ऊपर में अगर इसको पॉजिटिव ए बोलेंगे तो नीचे में नेगेटिव ए बोलेंगे। तो तरंग के गर्त की गहराई को क्या जाता है? तो यह हुआ गर्त की गहराई, और इसको हम लोग कहेंगे आयाम। अब एक टर्म है इसमें आवृत्ति। तो आवृत्ति क्या होता है ये भी समझ लीजिए। आवृत्ति होता है एक सेकंड में कितना बार कंपन होता है, या एक सेकंड में कोई वेव उससे कितना बार गुजरता है किसी पॉइंट से। एक सेकंड में किसी पॉइंट से कोई वेव कितना बार गुजरता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। एकांक समय में चक्रों की संख्या, अब चक्र क्या होता है? ऐसे भी आप कह सकते हो एकांक समय में चक्रों की संख्या। देखो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा एक वेव हुआ, और एक सेकंड में जितना वेव बनेगा एक सेकंड में वो हो जाएगा आपका क्या चीज? वो हो जाएगा आवृत्ति, यानी हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का आपको मात्रक मालूम है क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है हर्ट्ज। क्या होता है फ्रीक्वेंसी का मात्रक? हर्ट्ज। चलिए ठीक है, तो एकांक तरंग के गर्त की गहराई को क्या कहेंगे? तो आंसर हो गया आयाम। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ध्वनि तरंग। अच्छा ये भी साउंड का ही क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है ध्वनि तरंग जो है ना वो 339 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा कर रही है। ध्यान देखना, एक साउंड वेव है। तो साउंड वेव कैसा है ये आपको मालूम है कि ध्वनि तरंग जब गैस में गमन करती है तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। जब वो चलता है किसमें? गैस में, तो अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडिनल। जब वो द्रव में चलता है तो द्रव में अंदर में होता है अनुदैर्ध्य, और सतह पर होता है अनुप्रस्थ, और ठोस में होता है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों। बहुत अच्छा ये पॉइंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा कि ठोस जो होता है, ठोस, इस ठोस में दोनों होता है, अनुदैर्ध्य भी होता है और अनुप्रस्थ भी होता है। तो इसको हम L से लिख देते हैं अनुदैर्ध्य के लिए, और T से लिख देते हैं अनुप्रस्थ के लिए। आप वीडियो पॉज करके सुन लीजिएगा। अनुदैर्ध्य के लिए लिख रहे L और अनुप्रस्थ के लिए लिख रहे T, क्योंकि इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडिनल अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स। ठोस में दोनों होता है। द्रव में क्या होता है ना, अक्सर क्वेश्चन ये आते रहता है इसलिए बता रहे हैं इसको। द्रव में क्या होता है कि अगर सतह पर है तो फिर वो होता है सतह,
सतह जो होता है, इस सतह पर होता है अनुप्रस्थ और द्रव के अंदर में होता है अनुदैर्ध्य। और गैस जो होता है ना, गैस, इसमें केवल होता है अनुदैर्ध्य। चलिए, ये बात तो इंफॉर्मेशन का था, अच्छा इंफॉर्मेशन था, काम के लायक इंफॉर्मेशन था, एग्जाम में आपको बहुत मदद करेगा ये इंफॉर्मेशन। और अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है कि ध्वनि तरंग 339 मीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करती है। ध्यान से सुनिए, 339 से यात्रा कर रहा है, तो ये आपको दिया हुआ है वेग, और कहता है कि यदि इसकी तरंग दैर्ध्य, क्वेश्चन को देखिए, यदि कहता है यदि इसकी तरंग दैर्ध्य 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, तो फिर आपसे पूछ रहा है कि तरंग की आवृत्ति क्या है। अब देखिए, तरंग की आवृत्ति निकालनी है, तो फॉर्मूला तो भैया याद रहना चाहिए, नहीं तो न्यूमेरिकल तो बनता नहीं है। आवृत्ति का फॉर्मूला आपको याद रहेगा, आवृत्ति बराबर होता है वेग यानी वेलोसिटी बटा वेव लेंथ यानी तरंग दैर्ध्य। वेग बटा तरंग दैर्ध्य। ये अब मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, उतना देख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा हिंदी गड़बड़ है। तो वेग बटा तरंग दैर्ध्य, अब वेग कितना है, तो वेग है आपका 339 दिया हुआ है, 339, और तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर में। फंसाने का काम तो यही करा, ये वेवलेंथ दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर में। अब देखो, एक बात याद रखना, फिजिक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिजिक्स के प्रश्नों को एसआई मात्रक में ही हल करना चाहिए। फिजिक्स के प्रश्नों को एसआई मात्रक में ही हल करना चाहिए। तो यहाँ 1.5 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है, इसको आप मीटर में बदल दीजिए, और मीटर में बदलने के लिए आपको मालूम है कि 100 से हमको देना पड़ेगा भागा। अब चलिए, इसको आप फटाफट हल कर लीजिए। हमको मालूम है आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, क्योंकि मैथ्स अच्छा नहीं होगा तो फिर रिजल्ट भी मुश्किल है। अब देखिए, यहां पर भागा दे देते हैं। पहले तो ये पॉइंट को यहां पर हटा के यहां ले आते। अब देखो 15 और 15 दूना 30, यानी बच गया 3 9, फिर 2 है ना, और फिर 9 बच गया, तो 15 छक्के 90, ये 226 में पूरा कट जाएगा, और 226 के बाद इसमें 2 शून्य और लग जाएगा, यानी 22600 हर्ट्ज। ये आंसर हो गया। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 22,600 हर्ट्ज। देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला था, आवृत्ति निकालने के लिए याद रखिएगा, ग्रुप डी में 4-5 को न्यूमेरिकल रहता है, इसलिए न्यूमेरिकल पर पकड़ अच्छा तभी बनेगा जब फॉर्मूला याद रहेगा। कहीं पर आप क्या कीजिए, एक जगह लाइट का, एक जगह साउंड का, एक जगह हीट का, सारा फॉर्मूला लिख लीजिए, और उसको हम बार बार बोलते हैं कि नजर के सामने रखिए। अपने अगल बगल ऐसा माहौल बना दीजिए कि वो लगे कि आपका पढ़ने का माहौल है। यहाँ पर हार्मोन का चार्ट, यहाँ बोन का चार्ट, यहाँ केमिस्ट्री के कंपाउंड का, और का, है ना, इस तरह से फिजिक्स के लाइट के फॉर्मूला, हीट का फॉर्मूला, पूरा दीवार में लगे कि नहीं भाई, पढ़ता तो यही लड़का है। और दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, अपने लिए पढ़ना, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए पढ़ना है। और ये देखिए, पढ़ाई जो है वो आपका जो है आगे का जीवन को आसान बनाता है। आप अगर अभी मेहनत करते हैं, कुछ महीने मेहनत करते हैं, तो आपका जिंदगी आगे बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आ जाइए, एक बार फिर से आपको बोल रहे हैं कि अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों के बीच भी इसको शेयर करते रहिए। और आ जाइए, अब पेशेंस के साथ वीडियो लेके जरूर वॉच कीजिएगा, है ना, क्योंकि पेशेंस बहुत जरूरी होता है। पढ़ाई में भी पेशेंस चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन भी बनाने में पेशेंस चाहिए, लाइफ के हर क्षेत्र में पेशेंस चाहिए, क्योंकि जो धीरज रखता है वही पार होता है, ये आपको मालूम है। जिसमें धैर्य होता है वही आगे बढ़ता है, वही हर मुश्किल को पार करता है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घ वृत्ताकार दिखने का क्या कारण होता है। अगर दीर्घ वृत्ताकार न दे करके अगर अंडाकार भी दे दे तो क्वेश्चन सेम रहेगा, यही क्वेश्चन हो जाएगा, चाहे दीर्घ वृत्ताकार बोल दे चाहे अंडाकार बोल दे। अब देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो होता है, सूर्य जो होता है वो क्षितिज के पास होता है। क्षितिज क्या होता है, बहुत दूर का जगह होता है, याद रखिएगा। क्षितिज जो होता है वो बहुत दूर का जगह होता है, और ये हमारा मान लो कि सपोज कर लो कि ये हमारा जो है ध्यान दीजिएगा, ये हमारा मान लो कि क्षितिज है, और सूर्य जो है वो है आपका इस टाइप का। तो ये यहां पर मान लीजिए अभी यहाँ। अब आप जानते हैं कि वायुमंडल के अलग अलग ऊंचाई का अपवर्तनांक अलग अलग होता है।
अलग अलग लेयर का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, ऊपर जाते हैं तो अपवर्तनांक घटते चल जाता है। अब ये अगर वर्टिकल यानी कि सूर्य के व्यास का उदग्र, सूर्य के अगर आप उदग्र व्यास को देखिए तो ये वर्टिकल डायमीटर है, और ये जब वायुमंडल से होकर के गुजरता है तो यहां से जो प्रकाश अपवर्तित होगी, ये जो प्रकाश चलेगा, ये जो प्रकाश चलेगा, ये जो प्रकाश चलेगा, ये जो प्रकाश चलेगा, सब अलग अलग मात्रा में मुड़ेगा। क्यों मुड़ेगा? क्योंकि अलग अलग लेयर का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। जब अलग अलग मात्रा में मुड़ेगा तो इसके कारण से हमको ऑब्जेक्ट रियल साइज का दिखाई नहीं देगा, और वह दिखाई देगा कुछ अंडाकार, या कहेंगे कुछ कैसा दिखाई देगा, दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देगा। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है अपवर्तन। और अपवर्तन में भी तो कौन सा अपवर्तन बोलेंगे? अपवर्तन में भी अगर बोले कौन सा अपवर्तन, तो याद रखिएगा ये है वायुमंडलीय, याद रखना, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यानी वायुमंडल में जो हवा है उससे अपवर्तन के कारण ये घटना घटती है। इसको फिगर से दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप याद रखिए कि ये जो जब हम लोग सूर्य क्षितिज पे होता है तो वहां पर क्या होता है कि वहां से जब प्रकाश लंबी दूरी तय करती है और अलग अलग हवा के परत का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, जिसके कारण वो अलग अलग मात्रा में मुड़ती है। अब यही दोपहर के समय में जब बिल्कुल अभिलंब आता है, नॉर्मली आता है, ध्यान रखिएगा, दोपहर के समय जो किरणें होती है वो परपेंडिकुलर यानी अभिलंब दिशा में आती है, और अभिलंब दिशा में जानते होंगे कि अपवर्तन नहीं होता है, यानी अपवर्तन नहीं होने का मतलब एंगल आई बराबर 0 होता है। तो स्नेल का लॉ से, स्नेल का लॉ परावर्तन का कहीं नहीं बोल रहे हैं, स्नेल के लॉ से साइन आई बाई साइन आर बराबर जो म्यू होता है उसके हिसाब से यहां पर क्योंकि आई 0 हो जाता है इसीलिए आर भी 0 हो जाता है, तो अपवर्तन होता नहीं है। तो सूर्य दोपहर के समय में सूर्य बिल्कुल गोलाकार दिखाई देगा जैसा कि वो है, लेकिन सुबह में और शाम में यानी सूर्योदय और सूर्यास्त में वायुमंडल से जब प्रकाश गुजरती है और ये जो इसका वर्टिकल व्यास है, जो उदग्र व्यास है, इससे आने वाले प्रकाश का अलग अलग मात्रा में अपवर्तन होता है, जिसके कारण आपको सूर्य का आकार जो होता है वो अंडाकार दिखता है। आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन पूछ दिया सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद तक क्यों दिखाई देता है, तो इसका भी कारण वायुमंडलीय अपवर्तन ही होता है। याद रखिए, वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले और वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य का दिखाई देना भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है। चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर कहता है नेक्स्ट, किसी तत्व के परमाणु का आकार, किस तत्व के परमाणु का आकार सबसे अधिक है? देखो ऑप्शन में दिया है पोटेशियम, सीजियम, लिथियम, सोडियम। देखो दो बात याद रखना है, ये आपका मान लीजिए कि हम बनाते हैं पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी, तो इसमें लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हैं तो आप किसी आवर्त में जा रहे हैं। अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो इसका मतलब आप किसी आवर्त में जा रहे हैं, और अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इसका मतलब है आप किसी वर्ग में आ रहे हैं। ऊपर से नीचे आने का मतलब किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आना, और बाएं से दाएं जाने का मतलब किसी आवर्त में जाना, क्योंकि क्वेश्चन कभी ऐसे ही पूछ देगा बाएं से दाएं जा रहे हैं तो, या आवर्त में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो, इस तरह से अगर क्वेश्चन बनता है। अब एक बात जानिएगा कि वर्ग में जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं, याद रखिएगा, वर्ग में जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाते हैं, वर्ग में जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको भी मिटा देते हैं। तो वर्ग में जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि परमाणु का साइज जो होता है वो बढ़ता है। परमाणु का आकार आप देख लीजिएगा, ठीक से लिख लीजिएगा, परमाणु आकार जो होता है ना वो क्या होता है, वो बढ़ता है वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर। और आवर्त में क्या होता है ना कि लेफ्ट टू अगर राइट जाते हैं, मतलब बाएं से अगर दाएं जाते हैं, तो फिर जो परमाणु का आकार होता है वो बढ़ता है, सॉरी घटता है, परमाणु आकार घटता है। ये बहुत इंफॉर्मेटिव पॉइंट है, परमाणु आकार घटता है।
फिर से समझिए, वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे परमाणु आकार बढ़ेगा, आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे परमाणु आकार घटेगा। अब क्यों बढ़ेगा क्यों घटेगा, इसके पीछे भी एक कारण है। क्या कारण है? जब हम ऊपर से नीचे आते हैं वर्ग में तो कक्षा की संख्या बढ़ते जाती है। क्या बढ़ता है? कक्षा का संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो कक्षा की संख्या बढ़ती है, इस बात को लिख लेना। और कक्षा की संख्या बढ़ने के कारण परमाणु का आकार बढ़ता है। अगर बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या बढ़ता है? इलेक्ट्रिक फोर्स यानी विद्युत बल नाभिक और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच। नाभिक और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बीच विद्युत बल बढ़ने के कारण परमाणु का आकार घटता है। तो घटने का कारण अगर पूछे तो बोलना इलेक्ट्रिक फोर्स, और बढ़ने का कारण पूछे ग्रुप में तो बोलना उसका परमाणु का कक्षा का संख्या बढ़ने के कारण। जैसे एक एग्जांपल से हम समझा देते हैं, जैसे लिथियम लो, तो लिथियम क्या होता है ना कि लिथियम का परमाणु संख्या होता है 3, ध्यान दो। तो इसमें क्या होता है, लिथियम का 1 और 2, तो पहला लिथियम का जो होता है लिथियम का होता है 2 और 1, यानी पहला जो कक्षा होगा ये नाभिक मान लो, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा और उसके बाद वाला कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये लिथियम का हो गया। सोडियम का ये, तो सोडियम का क्या होता है? सोडियम का होता है कितना? 11 मतलब 2 8 1। पहला कक्षा में कितना हो गया? क्या मान लो ये नाभिक है, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 और तीसरा कक्षा में 1। अब देखिए पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर पहला ग्रुप में देखिए तो हाइड्रोजन है, उसके नीचे लिथियम है, उसके नीचे सोडियम है, उसके नीचे पोटेशियम है, उसके नीचे रुबिडियम है, उसके नीचे सीजियम है, उसके नीचे फ्रांसियम है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ऊपर से नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा। सबसे बड़ा साइज फ्रांसियम का, उससे छोटा सीजियम का, सबसे छोटा हाइड्रोजन का। सबसे बड़ा फ्रांसियम, सीजियम, उससे छोटा रुबिडियम, उससे छोटा पोटेशियम, उससे छोटा सोडियम, उससे छोटा लिथियम, उससे छोटा हाइड्रोजन। अब बोलो सबसे अधिक है, आंसर होगा जो वर्ग में सबसे नीचे होगा वह सबसे, वर्ग में जो सबसे नीचे होगा वो सबसे बड़ा होगा, वर्ग में जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे छोटा होगा। आवर्त में बोलेंगे जो सबसे बाएं हैं, ध्यान से सुन लेना, आवर्त में जो सबसे बाएं हैं वो सबसे बड़ा है और जो सबसे दाएं हैं वो सबसे छोटा है। सबसे बायां सबसे बड़ा, सबसे दायां सबसे छोटा, सबसे ऊपर सबसे छोटा, सबसे नीचे सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कहां हो गया? सबसे बड़ा सबसे नीचे इधर हो गया और आवर्त में इधर हो गया। आवर्त के लिए इधर वाला बड़ा और वर्ग के लिए इधर वाला बड़ा। बात खत्म हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। परमाणु का आकार सबसे अधिक किसका होता है? आंसर देंगे ऑप्शन नंबर बी यानी सीजियम। चलिए अब देखते हैं अगला। तो एक बात बताए थे, फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। अगर बोलेगा वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार का बढ़ने का कारण होता है, आंसर देना कक्षा की संख्या का बढ़ना। फिर से समझ लो, आकार के बढ़ने का कारण वर्ग में बोलेंगे कक्षा की संख्या का बढ़ना, और आवर्त में जाने पर आकार के घटने का कारण तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच विद्युत बल बढ़ता है। क्यों? क्योंकि नाभिक में पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ता है और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव, माने बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ती है। बहुत अच्छा पॉइंट था, नोट कर लीजिएगा। इधर घटने का कारण होता है न्यूक्लियर का चार्ज बढ़ना, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ना, और दूसरा बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ना। चलिए वीडियो को स्टॉप करके लिख जरूर लीजिएगा, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। श्वेत फास्फोरस रखा जाता है। देखो श्वेत जो फास्फोरस होता है ये व्हाइट फास्फोरस होता है, इसको सफेद फास्फोरस कहते हैं। और जब प्रकृति में फास्फोरस के 5 अपरूप हैं, बात समझ लो, प्रकृति में फास्फोरस के 5 अपरूप है। श्वेत है, लाल है, काला है, बैंगनी है, सिंदूरी है। कौन कौन बोले? व्हाइट, रेड, वायलट, ब्लैक और सिंदूरी। ठीक है, ये 5 है।
अब इस 5 में ज्यादातर हम बात करते हैं दो ही की, एक सफेद और दूसरा लाल। कुछ लोग बोल रहा होगा सर वो पीलो होता है, अरे पीला जो होता है ना, सफेद फास्फोरस को ही पीला फास्फोरस कहते हैं। याद रखना, सफेद फास्फोरस को जब प्रकाश में रखते हैं तो उसका रंग पीला हो जाता है। लाइट में रखने पर उसका कलर जो होता है वो येलो हो जाता है। और सफेद प्रकाश माने जो फास्फोरस होता है, श्वेत फास्फोरस, वो आर्द्र वायु के साथ संपर्क में आने पर अपने आप जल जाता है। फिर से समझ लो, श्वेत फास्फोरस आर्द्र वायु के साथ संपर्क में आने पर अपने आप जल जाता है। मतलब व्हाइट फास्फोरस बहुत रिएक्टिव होता है। फिर से समझ लीजिए, आर्द्र वायु के संपर्क में आने पर अपने आप जल जाएगा, बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत क्रियाशील होता है। गांव वगैरह में क्या होता है कि खेत वगैरह में हम लोग खाद डालते हैं, उसमें ही फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। अब कभी कभी फास्फोरस जो होता है ना, अपने आप रात के दिन में देखिएगा कि रात के समय में वो क्या होता है ना, अपने आप कहीं कहीं चिंगारी निकलेगा। अब गांव वाला लोग उसको भूत समझता है, भूत नहीं होता है। वो श्वेत फास्फोरस अपने आप आर्द्र वायु में जल जाता है। जलता तो दिन में भी है, रात में भी है। रात में प्रकाश नहीं है, अंधेरा में स्पष्ट पता चल जाता है, यही बात होता है। तो श्वेत फास्फोरस क्योंकि बहुत रिएक्टिव होता है, इसीलिए हम लोग इसको रखते हैं किसमें डुबाकर, पानी में डुबाकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत रिएक्टिव होता है। और इसी श्वेत फास्फोरस का प्रयोग हम लोग आतिशबाजी में भी करते हैं, यानी पटाखा वगैरह बनाने में भी सफेद फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। लाल फास्फोरस जो होता है ये अपेक्षाकृत कम क्रियाशील होता है, मतलब बहुत कम, माने कहिए कि बहुत कम क्रियाशील होता है। और इस लाल फास्फोरस जो होता है इसका हम लोग यूज PHO, लाल फास्फोरस का जो उपयोग है हम लोग करते हैं माचिस बनाने में। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है माचिस बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो माचिस का जो रगड़ने वाला सतह होता है ना, ये रगड़ने वाला सतह, इस रगड़ने वाला सतह को बनाने के लिए हम लोग इसी रेड फास्फोरस का यूज करते हैं। पटाखा बनाने में किसका यूज किया जाता है, श्वेत फास्फोरस का। धुआं वाला बम, अग्नि बम, ये सब अगर बनाना होता है तो वहां पर भी आपका श्वेत फास्फोरस से यूज होता है। बहुत क्रियाशील है, पटाखा उटाखा बनता है, बम बनता है इससे। लाल फास्फोरस माचिस बनाने के लिए। और किरासन तेल में अगर पूछे कि किसको डुबा करके रखा जाता है, तो आपको मालूम है कि किरासन तेल में हम लोग किसको डुबा के रखते हैं, सोडियम को। क्यों, उसको पानी में काहे नहीं डुबा के रखे सर, तो सोडियम को इसीलिए नहीं डुबा के रखे क्योंकि सोडियम पानी में के साथ भी अभिक्रिया कर जाता है। ये तो बहुत क्रियाशील है, फास्फोरसों से ज्यादा क्रियाशील है। इसीलिए ना तो इसको हवा में रखा जा सकता है, ना इसको पानी में रखा जा सकता है। इसको बढ़िया है किरासन तेल में रखना, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। चलिए, ये भी क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदलते हैं तो इसका बदल जाता है। अब देखो, परमाणु के न्यूट्रॉन, पहले एक बात समझो कि परमाणु का संकेत मान लो हम X दिए, X, तो नीचे जो होता है लिखते हैं द्रव्यमान परमाणु संख्या और ऊपर लिखते हैं द्रव्यमान संख्या। बात समझना, नीचे जो लिखते हैं वो परमाणु संख्या होता है और परमाणु संख्या होता है प्रोटॉन की संख्या। ऊपर वाला जो नंबर है जो A बता रहे हैं, ये द्रव्यमान संख्या होता है। ए क्या होता है, द्रव्यमान संख्या, और ये होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो ये जो है यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये जो है ना, इस ए का मतलब क्या हुआ, इस ए का मतलब आप समझिए ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। और ये जेड का मतलब क्या हुआ, ये जेड का मतलब है ये पी है यहां। अब ऐसे समझिए। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा को कि जब आप न्यूट्रॉन की संख्या को बदल रहे हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या मतलब इसको आप बढ़ा रहे, इसको जब बढ़ाओगे तो फिर ए बढ़ेगा ना, जेड क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जेड क्या है, प्रोटॉन। तो जब आपने न्यूट्रॉन की संख्या को बदला या बढ़ाया या घटाया, जो भी किया, तो इससे जो बदलेगा वो ए बदलेगा, और ए द्रव्यमान संख्या। नीचे वाली जो संख्या है ये परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या, ये तो नहीं बदला। तो आपको मालूम है कि ऐसे स्थिति में जब एक दूसरा हमको कुछ मिला, कोई दूसरा चीज मिला मान लो, जिसका परमाणु संख्या तो सेम हो गया लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, तो उसको हम कहेंगे समस्थानिक, यानी उसको हम कहेंगे
आइसोटोप। आंसर हो गया समस्थानिक आइसोटोप। इसको ऐसे एक एग्जांपल से समझिए। देखो मान लो कार्बन है 612 और आपने क्या किया, एक न्यूट्रॉन बढ़ा दिया। अगर एक न्यूट्रॉन बढ़ा दिए तो नीचे का नंबर तो 6 का 6 ही रहा, लेकिन ऊपर का नंबर में प्रोटॉन, इसमें क्या था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 6 था, 6 प्रोटॉन था और 6 न्यूट्रॉन था। अब इसमें क्या है कि जब एक बढ़ाइएगा तो 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन, यानी टोटल कितना हो गया, 13। अब देखिए ये 6 और ये 13, ये 6 और ये 12, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आइसोटोप, यानी इसको कहते हैं हम लोग समस्थानिक, और इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी आयन आवेश परमाणु संख्या से तो कोई मतलब नहीं है। एक बात याद रखना, परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया ना कि किसी तत्व का परमाणु संख्या होता है, ध्यान से सुनना, छोटा छोटा बात बहुत महत्वपूर्ण, कि अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि किसी तत्व का परमाणु संख्या होता है तो हड़बड़ा के मत मार देना कुछ आंसर। किसी तत्व का परमाणु संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या है, यह डेफिनेशन है परमाणु संख्या का। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। ये अलग बात है कि उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, लेकिन अगर परमाणु संख्या क्या है ये पूछा तो बोलना कि किसी तत्व का परमाणु संख्या उस तत्व के एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या होती है। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखो। चलिए अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 11। एल्यूमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण कौन सा है। देखिए एल्यूमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन का सही वितरण, एल्यूमिनियम का तो सबसे पहले अब वितरण लिखना है तो इसका परमाणु संख्या लिखिए, और परमाणु संख्या नीचे लिखाता है 13, बाएं तरफ नीचे में, बाएं तरफ नीचे में लिखना है परमाणु संख्या, अब 13। अब इसका लिखो तो आप एक बात याद रखिए कि पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो होता है 2। दूसरा कक्षा में कितना होता है 8, और बच गया कितना 3, तो 3 होता है। पहले एक बात जान लो, किसी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया कि किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम को हम शॉर्ट में मैक्सिमम लिख रहे हैं, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, आंसर देना 2n²। किसी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है तो बोलना 2n²। लेकिन अगर क्वेश्चन ये कह दे कि अगर वो कक्षा बाहरी कक्षा हो, क्या बोले, अगर वो कक्षा बाहरी कक्षा हो तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तब 2n² नहीं होगा। कोई भी कक्षा पहला वाला को छोड़कर, कोई भी कक्षा पहला वाला को छोड़कर अगर वो बाहरी कक्षा है तो उसमें मैक्सिमम कितना, 8 से ज्यादा रह नहीं सकता है। मैक्सिमम कितना नहीं रह सकता है, 8 से ज्यादा। अब देखो इसमें क्या था, पहला कक्षा में कितना डाल सकते थे, तो 2 × 1 का स्क्वायर 2। पहला कक्षा के लिए n का मान कितना हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर 2। अब दूसरा कक्षा में कितना डाल सकते थे, 2 × 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 8। तीसरा कक्षा में कितना डाल सकते हैं, तो 2 × 3 का स्क्वायर, कितना हो गया 18। तो ये 2 × 3 का स्क्वायर है। अब एक बात समझो, अगर मान लो बोलता कि पोटेशियम का लिखिए, पोटेशियम का 19 होता है, तो इसका ऐसे नहीं लिख दीजिएगा 2, 8, 9 की सर बारीक कक्षा तीसरा में तो मैक्सिमम कितना जा सकता है 18, तो 2, 8, 9 लिख देता है ना। अब क्या बोले, अब ये तो सबसे बाहरी कक्षा हो गया ना, 9 हो गया सबसे बाहरी, और बाहरी में कितना से ज्यादा नहीं हो सकता, 8 से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो फिर तो ये गलत हो गया। अब बाहरी में आप 8 से ज्यादा नहीं कर सकते हो, तो इसमें भी जाएगा 8 और सबसे बाहरी में जाएगा 1, तो हो गया 2, 8, 8, 1 पोटेशियम का 19 का। उसी प्रकार से आपको कम से कम देखिए 30 तक का जरूर याद रहना चाहिए, 20 तक का तो ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन जब आप 21, 22 वाला लिखते हैं ना तो फिर ये वाला तरीका नहीं चलता है, ये तो बच्चा में बताने वाला तरीका होता है। फिर उसके लिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, जैसे एल्यूमिनियम का लिखिएगा ना तो ऐसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1 ऐसे लिखाता है। 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 1, 13 ऐसे लिखाएगा। अब कभी क्वेश्चन आएगा, एक आध क्वेश्चन ऐसा डाल देंगे तो बताएंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है और कौन कौन सा स्पेशल वाला आपको याद रखना है, जैसे क्रोमियम का या फिर कॉपर का,
सिल्वर का, ये सब कुछ स्पेशल वाला होता है जिसको याद रखना होता है। बताएंगे कभी क्वेश्चन, इधर बहुत जल्दी है इसमें डालेंगे, देखना। तो आंसर हो जाएगा 283। कभी इस चीज को डालेंगे कि कौन कौन सा स्पेशल वाला वहां बताएंगे भी हम। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 12। कहता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा होगा। देखो, अम्ल और भस्म की पहचान करने के लिए ध्यान से देखिएगा, अम्ल और भस्म की पहचान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। अब मान लो कि इधर तुम्हारा सपोज कर लो एसिड हम लिख दिए और इधर तुम्हारा हम लिख दिए बेस। तो कई तरह का टेस्ट होता है, आपको ज्यादा तो नहीं लेकिन कम से कम 4 गो टेस्ट जरूर याद रहना चाहिए, क्योंकि इस 4 से अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है। तो हम एक चार्ट ही बना देते हैं, है ना। इस चार्ट को आप याद रखिए, बहुत काम का चार्ट है यार, है ना। किस चीज से हम टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे लिखे, और उसमें इफेक्ट क्या आएगा ये यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमने टेस्ट के लिए यूज किया ब्लू लिटमस पेपर को, यानी नीला लिटमस पत्र को। सबसे पहले कौन सा यूज कर लिया, नीला लिटमस पत्र। ध्यान से देखना, एसिड अगर नीले लिटमस पत्र पे डालोगे तो एसिड का कलर जो होगा वो हो जाएगा रेड, लाल। लेकिन बेस जो है ये कोई कलर चेंज नहीं दिखाएगा, इसलिए इसका कलर हो जाएगा ब्लू। एसिड डालोगे तो ब्लू का कलर कैसा हो जाएगा, रेड, लेकिन बेस डालोगे तो कोई कलर का चेंज नहीं होगा। दूसरा होता है, तो ये क्या हो गया, ये लिटमस ब्लू हम यहां यूज किया, लिटमस पेपर जो है वो ब्लू वाला यूज किया, ध्यान देना, लिटमस पेपर ब्लू। अब यहां पर हम यूज करेंगे रेड लिटमस पेपर, ध्यान देना, रेड लिटमस पेपर। जब रेड लिटमस पेपर यूज करेंगे तो एसिड जो है उसका चेंज कलर नहीं करेगा और उसका रंग रेड ही रह जाएगा। लेकिन जो बेस होता है ना, ये बेस क्या करेगा कि इसका कलर को चेंज करके कर देगा आपका कौन सा, ब्लू। बेस लाल लिटमस पत्र का रंग को नीला कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो तो सबको याद रहता है। तीसरा होता है आपका मिथाइल ऑरेंज, याद रखना, एसिड और बेस के जांच के लिए इसका यूज किया जाता है। और मिथाइल ऑरेंज एसिड में इसका कलर होता है रेड, याद रखना, और बेस में इसका कलर जो होता है वो होता है येलो। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये सब चीज अभी याद नहीं होगा तो समझ लो फिर कभी याद नहीं होगा। अभी सोचेगा कि एग्जाम के समय में ये सब याद करे, ये संभव ना है। अब ये से याद करो, और बहुत जरूरी है। अब ये नहीं सोचना है कि कितना बनाएंगे तो ग्रुप डी में हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अब तो हम एक ही बात कहते हैं कि अगर 99 बना सकता है तो 99 बनाओ, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। तो जितना मैक्सिमम बनाओ, और जो सब बना रहा है उसको गलती नहीं करो, ये बात ध्यान रखना है। अब फिनोल्फथैलिन ये भी यूज किया जाता है, और ये इसका कलर याद रखना, एसिड में ये रंगहीन होता है, तो यहां रंगहीन, और बेस में इसका कलर होता है गुलाबी, या रेड भी दे सकता है, लाल भी दे सकता है, लेकिन रियल में होता तो गुलाबी है, तो गुलाबी। तो ये वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना। लिटमस पेपर का प्रयोग टेस्टिंग के लिए करते हैं। एसिड ब्लू लिटमस को लाल करता है, बेस कुछ नहीं करता है। बेस रेड को ब्लू करता है, एसिड इस रेड को कुछ नहीं करता है। मेथाइल ऑरेंज में एसिड रेड कलर और बेस येलो कलर दर्शाता है, और फिनोल्फथैलिन में एसिड जो होता है वो रंगहीन यानी कलरलेस होता है, और बेस जो होता है वो गुलाबी रंग दिखाता है। देखो बालक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस सब चीज को स्क्रीनशॉट ले लो। हट जाते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, तो आंसर क्या हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, नहीं तो वीडियो पॉज करके ले लीजिएगा। होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा हो जाता है, तो देख लो कैसा होता है, ब्लू जो होता है वो रेड में बदल जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बार बार बोल रहे हैं और इतना कोई नहीं बोलेगा कि अगर दिक्कत होता है तो कमेंट में कमेंट जरूर करना। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 13। फास्फोरस की परमाणविकता होती है, फास्फोरस की परमाणविकता, इसको इंग्लिश में कहा जाता है एटोमिसिटी। ध्यान देना, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एटोमिसिटी। मतलब एक अणु में कितने परमाणु हैं, एक अणु में परमाणु की संख्या को परमाणविकता कहते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ
इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, हिंदी में आप लिखना चाहते हो तो लिख लो मेरे साथ साथ। एक अणु में परमाणु की संख्या, नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल्स। इसको फास्फोरस की, इसको कहते हैं हम लोग परमाणविकता। अब फास्फोरस में क्या होता है ना कि फास्फोरस जो होता है इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, याद रखना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी है हमको। फास्फोरस की रचना चतुष्फलकीय होती है, टेट्राहेड्रल, और इसमें एक फास्फोरस जो होता है वो 4 अन्य फास्फोरस से अणु में जुड़ा हुआ रहता है इस प्रकार से। ये तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर होता है आपके फास्फोरस का, और ये फास्फोरस जो होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इसका। तो आंसर हो जाएगा परमाणविकता कितनी होती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फास्फोरस का स्ट्रक्चर याद रखना, टेट्राहेड्रल होता है और एटोमिसिटी इसकी 4 होती है। और किसका किसका याद रखना चाहिए, याद रखना ये भी, जितना अक्रिय गैस होता है ये याद रखना, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस का परमाणविकता अगर पूछेगा तो 1 होता है। अक्रिय गैस की लिखना है तो लिख लेना, अक्रिय गैस की परमाणविकता 1 होती है। अगर पूछा ओजोन की परमाणविकता कितनी है, तो ओजोन जानते हो O3 होता है, इसकी परमाणविकता 3 हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन का पूछे, नाइट्रोजन का पूछे, ऑक्सीजन का पूछे, हेलोजन वाला जो है उसका पूछे, तो ये सब का, हेलोजन का पूछेगा तो ये सब का परमाणविकता बताना 2। ठीक है, और लास्ट बता रहे हैं जिससे और क्वेश्चन बनेगा, और फास्फोरस के बाद तो क्वेश्चन बनने का चांस सल्फर का ही होता है। ये तो बहुआ बहुत इंपॉर्टेंट है सल्फर का। सल्फर का पूछेगा परमाणविकता कितना होता है, तो बोलना सल्फर का परमाणविकता कितना होता है, 8। कितना बोलोगे, 8। तो हो गया आंसर, है ना। लिख लीजिए, अक्रिय गैस का 1 होता है, अक्रिय गैस का 1, ओजोन का 3, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब, हेलोजन ये सब का 2, सल्फर का 8, फास्फोरस का 4। इससे ज्यादा कुछ वो नहीं करेगा, एकदम कंफर्म रहो। इतना याद कर लेना, वीडियो पॉज करके तुम लोग लिख जरूर लेना, है ना। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। बार बार कहते हैं कि लिख लेना, अब लिखो कि नहीं लिखो तुम समझो। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 14। दी गई अभिक्रिया किसका एक उदाहरण है। क्वेश्चन है दी गई एक अभिक्रिया दिया हुआ है, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। किसका उदाहरण है, देखो तो, देखो बेरियम के साथ लगल था क्लोरीन, और सल्फेट SO4 के साथ लगा था सोडियम, यहां क्लोरीन के साथ था बेरियम। ये मान लो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसा समझो। अब देखो 1 नंबर तो यहां पर है, लेकिन यहां पर आ गया इसके साथ 4 नंबर SO4, देखो SO4 4 में था, और सोडियम था यहां पर 3 नंबर में, और इसके साथ आ गया 2 नंबर वाला। मतलब क्या हुआ कि 1 और 3 नंबर के साथ पहले था 2 और 4 जुड़ा हुआ, अब 4 और 2 जुड़ गया। यहां पर क्या था, 1 के साथ 2, 3 के साथ 4। अब क्या हुआ, ये 4 वाला जो है वो इसके जगह पर आ गया, ये इसके जगह पे आ गया। तो जब एक दूसरे को दोनों हटा रहा है तो इसको कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। याद रखना, बेरियम किसको हटाया, सोडियम को, सोडियम किसको हटाया, बेरियम को, बेरियम दिया सोडियम को 1 फैट, सोडियम दिया बेरियम को 1 फैट, दोनों अपना अपना जगह बदल दिया और रिएक्शन हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन में सिर्फ एक दूसरे को हटाता है, दूसरा वाला पहले को नहीं हटा सकता है। जैसे जिंक का रिएक्शन, पहला एग्जांपल दे रहे हैं, जिंक का रिएक्शन करवाओ कॉपर सल्फेट से, जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट से कराओगे तो क्या होगा, जिंक सल्फेट और कॉपर बनेगा। तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, जिंक ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित किया, हो गया ZnSO4 प्लस कॉपर। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल, देख लो। अब तीसर का देखो, अपघटन। अब अपघटन किससे हो रहा है, मान लो एक होता है ऊष्मीय अपघटन, एक होता है वैद्युत अपघटन। तो चलो ऊष्मीय अपघटन ही समझा। अपघटित होना मतलब टूटना होता है। अब कैसे टूट रहा है उसके आधार पर बहुत कुछ होता है। जैसे यहाँ प्रकाश से टूट रहा है तो फोटोलिटिक अपघटन हुआ, उष्मा से टूटेगा तो ऊष्मीय अपघटन होगा, विद्युत से टूटेगा तो वैद्युत अपघटन होगा। हम ऊष्मीय अपघटन का एक एग्जाम्पल बता देते हैं। चूना पत्थर को अगर हम गर्म करते हैं, डेल्टा, डेल्टा या ट्राइंगल कहो, इसको हीट के लिए कहा जाता है।
जब चूना पत्थर को गर्म करते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो चूना पत्थर टूट के CaO और CO2 दिया, तो ये हो गया हम लोग का अपघटन का एग्जाम्पल। आंसर ये अपघटन का ये एग्जाम्पल हो गया। चलो, अब फोटोलिटिक मतलब प्रकाश के साथ, प्रकाश की उपस्थिति में टूटना। अब भाई इसका एक एग्जाम्पल तो प्रकाश संश्लेषण है, जिसमें प्रकाश की ऊर्जा जल का अणु जब ग्रहण करता है तो H+ देता है और OH- रिलीज होता है, H+ और OH-। चलो वो तो नहीं हम बता रहे, दूसरा वाले को बताते हैं। आपको मालूम होगा कि सिल्वर नाइट्रेट सूर्य की प्रकाश में अपघटित हो जाता है, इसीलिए सिल्वर नाइट्रेट को रंगीन कांच की बोतलों में रखते हैं। देखो बढ़िया एगो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन पूछ दिया कि सिल्वर नाइट्रेट को सूर्य के प्रकाश माने रंगीन कांच के बोतल में क्यों रखते हैं, तो जवाब दे देना क्योंकि सूर्य के प्रकाश में अपघटित होता है। तो देखो एक क्वेश्चन से कितना सारा क्वेश्चन बता दिए। जम के इसको दोस्तों के बीच शेयर करो, है ना। और सिल्वर नाइट्रेट को देखो सबको फायदा होना चाहिए, कंपटीशन जो होता है वो तभी होता है जब ईमानदारी से सब काम करे। और यहाँ देखिए सिल्वर नाइट्रेट सूर्य के प्रकाश में अपघटित हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है हमसे, है ना। यहाँ पर हमको ये चीज नहीं लिखना है, चलो हटाओ इसको लेकिन ये तो यहाँ पर रहेगा ना, हाँ Ag+ हो जाएगा और NO3 2- हो जाएगा। NO3- सिर्फ माइनस होगा, 2- नहीं होगा, NO3-। तो यहां देखो सिल्वर नाइट्रेट सूर्य के प्रकाश में टूट गया तो ये फोटोलिटिक अपघटन हो गया। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया फोटोलिटिक अपघटन का। अब सब एग्जाम्पल तुम समझ लो। विस्थापन में जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, दोहरी विस्थापन में दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस किया, जो कि एग्जाम्पल में दिखाया। फोटोलिटिक में सूर्य के प्रकाश में अपघटन हो गया, ये लाइट से हुआ। और अपघटन यहां पर ऊष्मीय अपघटन दिखा रहे हैं, जिसमें ऊष्मा से अपघटित हो गया। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे इंफॉर्मेशन इससे निकल के आए। क्वेश्चन पूछेगा कि चांदी के सिल्वर नाइट्रेट को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, तो बस कहेंगे प्रकाश से अपघटित होने से बचाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 15। कौन सा अस्थायी उत्तक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। देखो कौन सा अस्थायी उत्तक पौधे को मजबूत बनाता है, तो आप जानिए इसका आंसर होगा स्क्लेरेनकाइमा। क्यों होगा, क्योंकि यह मृत कोशिका से बना होता है। पहला तो बात याद रखो, स्क्लेरेनकाइमा मृत कोशिका से बना हुआ उत्तक होता है और यह अस्थायी उत्तक का एक प्रकार है। उत्तक दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका परमानेंट और एक होता है विभाज्योतिकी, जिसको मेरिस्टेमेटिक कहते हो। मतलब उत्तक दो प्रकार का आपका होना, एक मेरिस्टेमेटिक जो हमेशा डिवाइड होता है, समसूत्री जिसमें विभाजन होता है, उसको विभाज्योतिकी उत्तक कहते हैं। तना का लंबाई बढ़ाने के लिए, मोटाई बढ़ाने के लिए, या नोट्स के बीच में भी पाया जाता है, तो वो होता है आपका मेरिस्टेमेटिक यानी विभाज्योतिकी। दूसरा होता है परमानेंट, मतलब कि वो कहिए कि डेवलप्ड आपका या मैच्योर्ड आपका सेल्स से बना होता है, परिपक्व कोशिका का होता है, उसमें विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है, तो ये होता है आपका परमानेंट। अब परमानेंट का टाइप होता है पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। क्या क्या बोले, पैरेन, कॉलेन, स्क्लेरेन। अब देखो इसमें तीनों है, पैरेनकाइमा भी है, कॉलेनकाइमा भी है, स्क्लेरेनकाइमा भी है। स्क्लेरेनकाइमा मृत कोशिका से बना होता है, ये यांत्रिक सहायता देता है, यांत्रिक मजबूती देगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा नारियल देखा होगा, नारियल में जो छाल रहता है जिससे रस्सी बनता है, वो भी आपका स्क्लेरेनकाइमा ही होता है, मृत कोशिका से बनता है। दूसरा होता है पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा क्या होता है, ये जीवित कोशिका का बना होता है। इसका मेन कार्य होता है माने कि पौधे का जो मेन कंस्ट्रक्शन है वो इसी का है, पौधे की संरचना बनाने में सहायता करता है। और दूसरा बात है भोजन वगैरह भी बनाता है ना, फूड स्टोर वगैरह भी इसी का काम होता है। किसका, पैरेनकाइमा का, फूड स्टोरेज का भी। अब आयो कॉलेनकाइमा, ये भी याद रखना जीवित कोशिका का बना हुआ है और ये भी यांत्रिक सहायता देता है। तो यहां एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है भैया। क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन सा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा पादप कोशिका, कौन सा प्लांट सेल, कौन सा पादप कोशिका जीवित होता है, और नहीं कौन सा उत्तक, ऐसे कौन सा पादप उत्तक जीवित कोशिका का बना होता है और यांत्रिक सहायता देता है, तो आंसर मारना कॉलेनकाइमा।
जीवित कोशिका का बना होगा, यांत्रिक सहायता देगा, आंसर मार देना कोलेनकाइमा। मृत कोशिका का यांत्रिक सहायता देता है, आंसर होगा स्क्लेरेनकाइमा। पादप शरीर की रचना फूड स्टोरेज का काम कौन करता है, पैरेनकाइमा। और क्लोरेनकाइमा एक विशेष प्रकार का पैरेनकाइमा है, याद रखना क्लोरेनकाइमा ये विशेष प्रकार का पैरेनकाइमा है जो फोटोसिंथेसिस करता है। विशेष प्रकार का पैरेनकाइमा, विशेष प्रकार का पैरेनकाइमा जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। विशेष प्रकार का पैरेनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल होता है, जिसमें क्लोरोफिल होता है। तो ये सब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये सब दम बायोलॉजी दम मस्त कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ये सब। क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल होगा तो भैया प्रकाश संश्लेषण तो करेगा ही। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अच्छा थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत जरूरी है ये सब। और कहीं नोट भी नहीं तो वीडियो भी पॉज करके आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छा चीज है ये सब। अगला आ जाइए, क्वेश्चन नंबर है 16। 16 नंबर कहता है मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। मानव शरीर में मजबूत सबसे कठोर पदार्थ होता है दांत की परत, याद रखना। और इस दांत की परत का नाम है, सबसे बाहरी परत है और इसी को कहा जाता है इनेमल। दांत का परत सबसे बाहरी वाला सबसे मजबूत शरीर का भाग है और ये इनेमल कहलाता है। जांग की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है, इस जांग की हड्डी को कहा जाता है फीमर, याद रखना। अगर बोले कि कौन सी हड्डी सबसे मजबूत होती है तो कहेंगे जांग की हड्डी। और बोलेगा कि सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सा है, लिख लेना आप लोग क्योंकि कभी कभी पूछता है। तो जबड़ा का मांसपेशी, उसका नाम होता है सबसे मजबूत मांसपेशी का मैसेटर, नाम लिख लो। ये वाला जो है ना, ये वाला मांसपेशी ये सबसे मजबूत मांसपेशी है, ये वाला जबड़ा वाला, तो इसको कहा जाता है मैसेटर। तो सबसे मजबूत हड्डी पूछेगा तो फीमर, जांग का हड्डी, याद रखिएगा। भीम कसम खाया था कि दुर्योधन का जो है वो जांघें तोड़ेंगे, तो सबसे मजबूत हड्डी उसी का होता है। और मांसपेशी होता है मैसेटर और दांत की हड्डी है एवं दांत की परत जो सबसे मजबूत है वो है इनेमल। तो मानव शरीर का मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन हो गया, इनेमल। नेक्स्ट आ जाइए, तो तीनों बात बता दिए। दांत की परत इनेमल सबसे मजबूत है, ये सबसे मजबूत हड्डी जांग का हड्डी, सबसे लंबा हड्डी भी होता है ये आपको मालूम है फीमर। और सबसे मजबूत अगर मांसपेशी पूछ दिया तो मैसेटर। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था, बहुत अच्छा, लिख लीजिएगा ये सब चीज, आपको ये सब चीज भूलना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर आइए आप 17, आलू किस कुल का पौधा है। तो आपको मालूम है कि ये तो आंसर मालूम है कि आलू सोलेनेसी कुल का पौधा होता है, इसका नाम ही होता है वैज्ञानिक नाम सोलेनेसी ट्यूबरोसम। नहीं जानते हो लिख लो, सोलेनेसी लिखा हुआ है, ट्यूबरोसम, सोलेनेसी ट्यूबरोसम। अच्छा ग्रैमिनी में कौन कौन आता है, तो ग्रैमिनी में 2-4 गो नाम लिख लो, जैसे चावल, गेहूं, जो खाने वाला मेन चीज मकई उकई होता है ना, मक्का उक्का, ये सब इसमें आता है। तो चावल गेहूं इसमें। कंपोजिटे जो होता है ये फूल वाला होता है, इसमें एगो याद रखो सूर्यमुखी, एग्जाम्पल तो जरूर याद रखना फिर क्वेश्चन बनेगा कैसे। एक सूर्यमुखी याद रखना, दूसरा मेरी गोल्ड याद रखना, मेरी गोल्ड। और फिर आ जाओ कुकुरबिटेसी, इसमें भी 2 गो चीज याद रखो, एक याद रखो तुम कद्दू है ना, कद्दू, और दूसरा याद रखो खीरा, ये कुकुरबिटेसी का होगा। तो ये सब एग्जाम्पल याद रहना चाहिए। हर कुल का 2-4 गो पौधा का नाम है ना, 5-7 को जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो नाम याद रहना चाहिए। आलू किस कुल का पौधा है, तो सोलेनेसी हो गया, ग्रेमिनी में चावल गेहूं हो गया, कंपोजिटी में सूर्यमुखी और मेरीगोल्ड हो गया, और कुकुरबिटेसी में कद्दू और खीरा हो गया। तो ये सब वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा बार बार, क्योंकि ज्यादा हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, आपका डाटा भी बचाना है और भी आपको काम रहता है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 18, मनुष्य को ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है जिन्हें वह प्राप्त करता है। मनुष्य को ऊर्जा के लिए जो कार्बोहाइड्रेट चाहिए वो कहां से मिलेगा। देखो आदमी सेलुलोज प्राप्त नहीं कर, मैंने पचा नहीं सकता, ऐसा आदमी में मैकेनिज्म ही नहीं कि सेलुलोज वो पचा ले, है ना। तो वो प्राप्त करता है कहां से, स्टार्च से। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट, आलू है ना, चावल है, गेहूं है, ये सब में स्टार्च होता है। और ये स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारे एंजाइम्स जो भी होते हैं, टाइलिन और एमाइलेज जो एंजाइम होता है, या एमाइलेज जो एंजाइम, उससे वो टूटता है और टूट के ग्लूकोज बनाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस सेलुलोज का पाचन जो होता है वो जो जुगाली करने वाला जानवर होता है ना, रूमिनेंट एनिमल, जैसे तुम्हारा गाय हो गया, भैंस हो गया, वो सब इसको पचा सकता है। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर आ जाइए 19 कहता है लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें क्या होता है, तो लाल मिर्ची तीखी इसीलिए होती है क्योंकि इसमें कैप्सेसिन होता है। याद रखिएगा, इसमें जो चीज होता है कैप्सेसिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल मिर्ची में वो जो जीभ में थोड़ा सा तीखा टाइप का लगता है ना, वो होता है आपका किसके कारण, कैप्सेसिन के कारण। इसके अलावा दो चीज का और दो चार गो चीज का याद रख लो जिसमें विशेष होता है ना। फिर मुर्गा उर्गा खाएगा तो ये सब याद आएगा कि प्याज और लहसुन में क्या होता है, तो इसमें याद रखना कि प्याज और लहसुन जो होता है इसमें होता है आपका एलियम, है ना। तो इसमें जो होता है वो आपका होता है एलिसिन। प्याज और लहसुन इसमें होता है एलिसिन, ठीक है, लिख लीजिए। प्याज और लहसुन में होता है एलिसिन। उसके बाद अगर हल्दी में पूछ दिया, हल्दी में क्या होता है, तो हल्दी में लिख लीजिए इसमें होता है ना कुकुरमिन, CUCURMIN, ठीक है, क्यूक्यूरमिन होता है हल्दी में। इसके बाद क्यूरक्यूमिन होता है CUR, यहां थोड़ा देख लीजिए, CUR थोड़ा गलती है, CURCUMIN, क्यूरक्यूमिन। तो हल्दी में अगर पूछेगा तो क्या होता है, तो ये लिखिएगा। इसके बाद अगर अदरक में पूछेगा, अदरक में तो इसका भी लिख लीजिए, इसका होता है जिंजर बीन, जिंजर ZIN, जी से नहीं होता, याद रखना, जिंजर बर्न। तो इतना याद रखिए। चलो एक और हल्दी का हो गया, अदरक का हो गया, ठीक है, इतना बहुत है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा कैप्सेसिन। तो ये सब डाटा जो है ना वो उसको याद रखिए। प्याज वाला तो जरूर याद रखिएगा, एलिसिन होता है। हल्दी में भी बहुत बार पूछा है क्यूरक्यूमिन। अदरक तो नहीं पूछा है लेकिन एगो लिखा दिया एक्स्ट्रा, नोट कर लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर है अब लास्ट, है ना। इसके बाद आप लोग का अगला टेस्ट का डिस्कशन कल होगा। कहता है कौन सा पौधा जो होता है ना कीट पकड़ता है, तो कीट पकड़ के क्या करता है मालूम है, कीट पकड़ के सबसे पहले बोलो पौधा कीट काहे पकड़ता है, काहे खाता है, तो वो अपना प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा करता है। यानी सीधा सीधी कहो, प्रोटीन नहीं कहते हैं ज्यादा अच्छा, इसको कहते हैं नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट पूरा करता है। किसका रिक्वायरमेंट, नाइट्रोजन का। उसको जरूरत पड़ता है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन वो कीटे से प्राप्त करता है, इसीलिए पौधा कीट पकड़ता है या कीट को पचाता है ताकि कीड़ा से जो नाइट्रोजन उसको उपलब्ध हो सके। बहुत सारा होता है कीड़ा जो कि कीट मैंने पौधा जो कीट पकड़ता है, उसमें एक एग्जाम्पल है नेपेंथस, इसी को आप दूसरा नाम कहते हो पिक्चर प्लांट, इसी का दूसरा नाम है पिक्चर प्लांट, है ना। मटका जैसा इसमें पकड़ने वाला पत्ता इसका मटका जैसा हो जाता है। और भी बहुत सारा है, जैसे एक फेमस और एग्जाम्पल है, ये सब कीटभक्षी पौधा है, इस सब का नाम याद रखना है। एक होता है यूट्रिकुलारिया, इसको जनरल भाषा में ब्लैडर वर्ट भी कहा जाता है, यूट्रिकुलारिया, ब्लैडर वर्ट, ये सब नाम याद रखिए। इसके बाद एक और नाम होता है वीनस फ्लाई ट्रैप, फ्लाई मतलब मक्खी, ट्रैप मतलब जाल, वीनस फ्लाई ट्रैप। और लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट लिखादर है ड्रोसेरा। तो ये चार गो कीटभक्षी पौधा का नाम याद रखिए, एक आध गो तो इसी में से आ जाएगा। तो पहले तो फिर कीट पकड़ता क्यों है, तो नाइट्रोजन का कमी के लिए कौन कौन है, तो ये सब इसका एग्जाम्पल है। वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। और अगर हमको आप लोग को मेरा डिस्कशन अच्छा लग रहा होगा तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है आप लोग को। तो ठीक है, आप लोग को गुड नाइट, फिर कल मिलते हैं अगले डिस्कशन में, बाय।